आज हम सबसे पहले कंपेयर करने वाला है वेनम और हल्क को, उसके बाद कुछ मॉन्स्टर विलन्स को और फिर जानेंगे क्या शांग-ची वाले ड्रैगन शिमो को बीट कर सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वेनम वर्सेस हल्क। अब ये क्वेश्चन मुझे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखने मिल जाता है, पर जब भी हल्क का नाम हम सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहला थॉट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ को लेकर आता है, क्योंकि हल्क इमर्सिव स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और अपने एग्रेशन के लिए जाना जाता है। लेकिन जब बात आती है प्रोफेसर हल्क की तो कहानी पूरी उल्टी हो जाती है, क्योंकि प्रोफेसर हल्क स्ट्रेंथ को नहीं बल्कि स्मार्टनेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन वेनम एक एलियन है जो शेप शिफ्ट करता है। इसके पास ऑर्गेनिक वेब्स है जो स्पाइडरमैन के कंपैरिजन में काफी ड्यूरेबल होते हैं, और इसे जिंदा रहने के लिए होस्ट की जरूरत भी होती है। होस्ट के बिना वेनम एक प्रॉपर फिजिकल शेप में नहीं रह सकता। अब आई नो आप सब इन दोनों की बेसिक एबिलिटी के बारे में जानते हो, लेकिन फेयर फाइट हो इसलिए हम पहले कॉमिक्स में झांक के देखते हैं। एक इवेंट में हल्क और वेनम की फाइट हो गई थी और इस फाइट में वेनम नेमोर को बहुत बुरी तरीके से कूट देता है। लेकिन जब वो हल्क पर अटैक करता है तब हल्क एक ही पंच में वेनम को ऑलमोस्ट नॉकआउट कर देता है। फिर वेनम अपने वेब्स का यूज करता है हल्क को टैप करने के लिए, बट अगेन हल्क इन वेब्स को अपने हाथों से तोड़ देता है। और इस टाइम पर ऐसा कहा जाता था कि वेनम के वेब स्टील से 3 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अपने फुल पोटेंशियल पर भी वेनम हल्क को बीट नहीं कर पाया। और अगर आप ध्यान से देखो तो पता चलेगा कि ये प्रोफेसर हल्क है, ना कि इनक्रेडिबल हल्क, जिसका मतलब हल्क यहाँ पर एग्रेसिव होकर फाइट नहीं कर रहा था। ये देखकर बात साफ हो जाती है कि कॉमिक में तो वेनम हल्क को बिल्कुल बीट नहीं कर सकता। लेकिन अगर बात करें सिनेमैटिक यूनिवर्स की तो यहाँ पर भी हमें सेम कहानी देखने मिलती है। हल्क की स्ट्रेंथ लेवल वेनम से काफी ज्यादा है। वेनम कभी अपने पंच में एक लिवाइथन को नॉकआउट नहीं कर सकता, और वेनम ना ही हाई फ्रीक्वेंसी साउंड में सर्वाइव कर सकता है। हल्क भी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन उसने बहुत जल्दी खुद को ओवरकम भी कर लिया। हो सकता है वेनम की स्पीड और एजिलिटी ज्यादा बेटर हो, लेकिन एक फेयर फाइट में स्पीड ज्यादा मैटर नहीं करती, स्पेशली जब सामने हल्क जैसा मॉन्स्टर खड़ा हो। इसलिए 1v1 बैटल में तो वेनम एमसीयू वर्जन को बीट नहीं कर सकता। हल्क ने अपने अगर ठंडक लैप यूज कर दी तो वेनम बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए सिनेमैटिक और कॉमिक्स दोनों जगह हल्क ज्यादा सुपीरियर है वेनम से। अब इस फाइट में कंडीशन भी हो सकती है कि वेनम हल्क को अपना होस्ट बना ले, लेकिन ऐसा करने से वेनम को अपना पुराना होस्ट छोड़ना पड़ेगा। और अगर वेनम हल्क की बॉडी को टेक ओवर करता है तो उल्टा हल्क को और ज्यादा पावरफुल बना देगा, और इस तरह से वेनम को हम कभी विनर नहीं बोल सकते। इसलिए हल्क ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। और एक क्वेश्चन है वेनम वर्सेस डेडपुल। अब इन दोनों के पास ग्रेट हीलिंग फैक्टर्स है, लेकिन जब ये दोनों फाइट करेंगे तो वेनम के पास कई सारे एडवांटेजेस होने वाले हैं। वेनम की स्ट्रेंथ लेवल ज्यादा अच्छी है, वो डेडपुल के कंपैरिजन में जल्दी खुद को हील कर सकता है, वो ज्यादा फास्ट है, और वेनम लॉन्ग रेंज अटैक भी कर सकता है। और इसके अगेंस्ट में डेडपुल ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि डेडपुल के पास ना तो सोनिक अटैक्स है और ना ही फायर बेस्ड अटैक्स, और ना ही डेडपुल की स्वॉर्ड मैजिकल या मिस्टिकल है जो वेनम को हर्ट कर पाए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है जिससे डेडपुल वेनम को बीट कर सकता है। लेकिन वेनम चाहे तो अपने वेब से डेडपुल को सफोकेट करके मार सकता है, या फिर वेनम डेडपुल को सीधा खा लेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि वेनम का डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता है। इसलिए अगर वेनम ने डेडपुल को खा लिया तो पुल फिर से रीजनरेट भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांग-ची के ड्रैगन शिमो को बीट कर सकते हैं। अब शिमो एक काफी पावरफुल टाइटन है। इसने स्कार किंग और किंग घिडोरा जैसों को फ्रीज किया है। इसकी वजह से आइस से शुरू आता और फिजिकली गॉडजिला से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वैसे अपने साइज की वजह से शिमो एक स्लो मूवर टाइटन है, लेकिन जब बात आती है स्ट्रेट भागने की तो शिमो बहुत ज्यादा फास्ट भाग सकती है। वैसे इस टाइटन की ड्यूरेबिलिटी लेवल्स भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि इसने गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ से भी सर्वाइव किया है। बट शांग-ची में हमें 2 ड्रैगन्स देखने मिले थे, एक ड्वेलर इन द डार्कनेस और दूसरा ग्रेट प्रोटेक्टर। अब ग्रेट प्रोटेक्टर शिमो की तरह एक एंशिएंट टाइटन है, जिसने कई साल पहले ड्वेलर इन द डार्कनेस से फाइट की थी और टालो वासियों को डिस्ट्रक्शन से बचाया था। अब एमसीयू ने ऑफिशियली कभी नहीं बताया कि ग्रेट प्रोटेक्टर की हाइट कितनी है, बट इन्हें देखकर कोई भी आराम से बोल देगा कि शिमो साइज में बहुत बड़ा है। तो क्या साइज की वजह से शिमो इस बैटल में जीत जाएगी? तो आंसर है नहीं। ग्रेट प्रोटेक्टर के पास कई सारे एडवांटेजेस है जो शिमो लैक करती है। फर्स्ट, प्रोटेक्टर एक हाईली इंटेलिजेंट बीइंग है। वो इंसानों को समझती है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में डील करना जानती है। ऊपर से शिमो के पास सिर्फ आइस थूकने की एबिलिटी है, जबकि ग्रेट प्रोटेक्टर के पास मिस्टिकल एबिलिटीज देखने मिल जाती है। इसी वजह से उसे सिंबल ऑफ बैलेंस एंड प्रोटेक्शन की तरह देखा जाता है। प्रोटेक्टर ज्यादा अजाइल तो है ही, लेकिन साथ में उसके पास अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। वो हवा और पानी को मैनिपुलेट करना जानती है, इसलिए बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ग्रेट प्रोटेक्टर शिमो के फ्रोस्ट बाइट को भी मैनिपुलेट कर दे। और अगर नहीं भी कर पाती है तो अपने एजिलिटी और मिस्टिकल पावर से वो शिमो को बीट या कहीं ट्रैप कर देगी, क्योंकि आज से 4000 साल पहले प्रोटेक्टर ने अकेले ड्वेलर इन द डार्कनेस को बीट किया था। तो सेम सीन शिमो के साथ भी हो सकता है। अब अगर बात करें ड्वेलर इन द डार्कनेस की तो ये एक मिस्टिकल बीइंग है जो एक सोल ईटर भी है। अब जब ये मॉन्स्टर शिमो के सामने आएगा तब शिमो के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि ड्वेलर अपने एनिमीज के मन में डर क्रिएट कर सकता है, और जितना सामने वाला एनिमी डरेगा उतना ड्वेलर पावरफुल बनता चला जाता है। वैसे इसका साइज भी शिमो से बहुत छोटा है, लेकिन ये ड्वेलर का एक एडवांटेज भी बन जाएगा, क्योंकि ड्वेलर अपने एनिमी को कभी नॉकआउट नहीं करता है। वो सिर्फ उनकी लाइफ फोर्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, और शिमो का साइज बड़ा होने की वजह से ड्वेलर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी या लाइफ फोर्स एब्जॉर्प्शन में।
और अगर शिमो ड्वेलर को फ्रीज करने की कोशिश करेगी तो ड्वेलर के पास टेलीपैथिक अटैक्स भी है। वो मोथरा की तरह शिमो को बड़ी आसानी से डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए भले ही शांग-ची के ड्रैगन साइज में शिमो से काफी छोटे हो, बट उनके पास मिस्टिकल एबिलिटीज है जिससे काइजू डील नहीं कर सकता। इसलिए शिमो इन ड्रैगन्स के सामने हार जाएगी। सर्टर वर्सेस शिमो। अब सर्टर एक फायर डीमन है और अपनी इटर्नल फ्लेम के साथ तो इसने एसगार्ड को भी बर्बाद कर दिया था। सर्टर एक स्काई फादर है जो ओडिन जितना ही पावरफुल माना जाता है और एसगार्ड बर्बाद होने से पहले ये बंदा वर्चुअली इमॉर्टल था और इसके पास एक स्वॉर्ड है जो ऑलमोस्ट 600 फीट बड़ी है और इसी से तो एसगार्ड खत्म हुआ था। तो अब क्वेश्चन आता है क्या शिमो सर्टर को बीट करेगी? तो आंसर साफ है, शिमो सर्टर को बीट नहीं कर सकती। सर्टर 4 किलोमीटर बड़ा है जबकि शिमो सिर्फ 540 फीट। शिमो अगर अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाए उसके बाद ही वो सर्टर के शायद घुटने तक ही आ सकती है। इनफैक्ट सर्टर की जो तलवार है वो भी शिमो से बड़ी है और सर्टर एक ऐसा स्काई फादर है जो प्लैनेट्स और रियलम्स को डिस्ट्रॉय करता है, ड्रैगन्स को अपने पेट के तौर पर रखता है और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। ऊपर से सर्टर इतना गर्म है कि शिमो जैसे आइस बेस्ड टाइटन या सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सर्टर का एक अटैक और शिमो वही खत्म। अब कुछ सुपर फैंस बोल सकते हैं कि शिमो ने तो आइसिस ला दिया था, वो सर्टर को भी बर्फ में जमा देगी, तो ऐसा नहीं है। शिमो को बहुत टाइम लग जाता है बड़ी चीजों को फ्रीज करने में। फ्रोस्टबाइट तो कॉन्ग के 20 बर्फ के सामने भी फेल हो गई थी और सर्टर खुद एक फायर डीमन है, उसके गर्मी के सामने शिमो नहीं टिक पाएगी। और रही बात आइस एज की, तो हमें नहीं पता शिमो ने अकेला आइस एज लाया था या फिर उसकी स्पीशीज की वजह से हुआ था और ये भी किसी को नहीं पता कि आइस एज कितने दिन में लाया था। इसलिए सर्टर बड़ी आसानी से शिमो को बीट कर देगा। डॉक्टर स्ट्रेंज क्लोक ऑफ लेविटेशन वर्सेस म्योनर इमोशन। अब एमसीयू में ऐसे कई सारे वेपन्स और आर्टिफैक्ट्स है जिसमें इमोशन देखने मिल जाता है, लेकिन क्लोक ऑफ लेविटेशन स्ट्रेंज को कामरताज में मिला था और म्योनर को ओडिन ने बनाया था जो पास ऑन हुआ हेला को और फिर थॉर को। उसके बाद कैप्टन, विजन, माइटी थॉर और फिर से थॉर के पास आ चुका है। अब इन दोनों में इमोशंस तो है लेकिन काम करने के तरीके कम्प्लीटली डिफरेंट है, जैसे अपने मास्टर को चूज करना। क्लोक ऑफ लेविटेशन अपने मास्टर को अपने मर्जी से चुनता है, कोई फोर्सफुली इस दुपट्टे को ओन नहीं कर सकता। हाँ, ये बात अलग है कि अगर किसी वजह से स्ट्रेंज खत्म हो जाता है तो ये क्लोक दूसरे मास्टर को ढूंढ लेता है। वही दूसरी ओर जब म्योनर बना था तब इसे कोई भी उठा सकता था, लेकिन जब ओडिन को पता चला कि ये वेपन वर्ल्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है तब उसने इस पर एन्चेंटमेंट लगा दी और तब से सिर्फ वर्दी लोग ही म्योनर को उठा सकते हैं। पर अगर म्योनर का ट्रू ओनर उसे बोल देगी किसी स्पेसिफिक इंसान को प्रोटेक्ट करना है तो भले ही हैमर टूटा क्यों ना हो वो सामने वाले को प्रोटेक्ट करेगा। ऐसे ही तो जेन फोस्टर थॉर बनी थी। लेकिन अगर किसी वजह से थॉर खतरे में हो तो टेम्परेरी बेसिस के तौर पर म्योनर किसी को भी वर्दी बना सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो इंसान फिर से अनवर्दी बन जाएगा। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज की जान खतरे में होती है तब ये क्लोक एनिमी को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करता है और कई बार इस दुपट्टे ने डॉक्टर स्ट्रेंज की जान भी बचाई है। लेकिन म्योनर के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। थॉर कितनी भी मार खा रहा हो म्योनर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक थॉर उसे अपने पास नहीं बुलाता म्योनर अपनी जगह से हिलेगा तक नहीं। थॉर जब ऑलमोस्ट मरने वाला होता है तब उसके 4-5 सेकंड पहले म्योनर किसी को वर्दी बनाकर उसकी जान बचा सकता है और ऐसा कई बार कॉमिक्स में देखने मिला है। वैसे ये दोनों अपने मास्टर्स को कुछ पावर्स भी प्रदान करता है, जैसे इस दुपट्टे से स्ट्रेंज उड़ सकता है, सेम फ्लाइंग एबिलिटी म्योनर भी प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ उड़ने की कोई स्पीड लिमिट नहीं है। थॉर जितनी जोर से हैमर को स्विंग करेगा उतना ही तेजी उड़ सकता है और फिर यह हैमर दूसरों को थॉर भी बना सकता है। थॉर की लाइटनिंग पावर्स को एक जगह फोकस करने में मदद भी करता है। देन यह हैमर टूट भी गया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है क्योंकि अपने पावर से ये खुद को वापस जोड़ भी देता है। अब इन दोनों में से किसके इमोशन बेटर है वो तो आप डिसाइड करो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मेरे ओपिनियन से तो सिर्फ इमोशन के बेस पर हम किसी को बेटर नहीं बोल सकते। स्कार किंग वर्सेस मेका गॉडजिला। अब ये दोनों मॉन्स्टरवर्स में देखने मिले थे। मेका एक टाइटन बस्टर है और स्कार किंग एक किंग था, लेकिन जब बात आती इन दोनों की साइज की तो मेका की हाइट 400 फीट बड़ी थी, वही स्कार किंग 319 फीट ही देखने मिला, मतलब कॉन्ग से भी छोटा। लेकिन स्कार किंग बहुत ज्यादा हल्का है दूसरे मॉन्स्टर्स की कंपैरिजन में, इसलिए बहुत ज्यादा एजाइल भी है। पर मसल मास ना होने की वजह से स्कार किंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। गॉडजिला के सामने तो इसकी एक नहीं चली और कॉन्ग से फाइट करते समय इसे पता चल गया था कि एक फेयर फाइट में वो उसे बीट नहीं कर सकता। वही फिर हमें मेका देखने मिलता है जो एक रोबोट है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ लेवल बहुत ज्यादा अच्छी है। गॉडजिला जैसे को टाइम आने पर ये उठाकर भी फेंक सकता है। इवन ये एक ही टाइम पर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों की स्ट्रेंथ लेवल को मैच कर रहा था। इसलिए जब बात आती है साइज और फिजिकल स्ट्रेंथ की तो मेका गॉडजिला क्लियरली यहाँ पर डोमिनेट करता है। अब अगर बात करें वेपन्स की तो स्कार किंग के पास अपना विप्लैश है जो शायद वॉरबैट के स्केलेटन से बना है और ये काफी ज्यादा शार्प है। अगर कोई टाइटन इसे पकड़ने की कोशिश करता है तो पक्का डैमेज खा लेगा। और कॉन्ग की बैटल एक्स भी कुछ टाइम के लिए स्कार किंग के पास थी, ये बात अलग कि वो इसे फुल पोटेंशियल पर यूज नहीं कर पाया। पर मेगा के पास दुनिया भर के वेपन्स देखने मिल जाता है। इसके पास इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस है, मिसाइल से, रॉकेट से, पूंछ में लगी बड़ी सी ड्रिल मशीन भी है और प्रोटॉन स्क्रीम कैनन को हम कैसे भूल सकते हैं, इसने तो गॉडजिला की स्किन को भी जला कर रख दिया था। अब स्कार किंग के वेपन्स अच्छे हैं लेकिन वो मेगा के सामने किसी काम के नहीं
है। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि बैटल एक्स बिना एटॉमिक एनर्जी के चार्ज अप नहीं होती है, जिसकी वजह से वो मेगा को हर्ट नहीं कर सकती और व्हिप्लैश एक बोन से बना वेपन है जो मेटल मॉन्स्टर पर काम नहीं करेगा। इसलिए ओवरऑल देखे तो हम आज भी नहीं जानते कि मेका के पास और कितने सारे वेपन्स थे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली वो ज्यादा बेटर और पावरफुल वेपन्स कैरी करता है। कैरेक्टर डिफिट्स की बात करें तो मेका ने स्कल क्रॉलर को बड़ी आसानी से मार दिया था और इस टाइम पर तो इसके पास होलो अर्थ की एनर्जी भी नहीं थी। फिर इसने गॉडजिला को भी ऑलमोस्ट मार दिया था और अगर ह्यूमंस इसके सिस्टम को खराब ना करते तो ये कॉन्ग को भी खत्म कर देता और मेका बना ही था टाइटन्स को मारने के लिए। इसलिए जब तक मेका डीप अंडर वाटर में लड़ाई ना करे या फिर मल्टीपल टाइटन्स टीम अप ना करे तब तक मेका एक फेयर फाइट में किसी भी टाइटन को बीट कर सकता है। लेकिन स्कार किंग ने किसी को फेयर फाइट में बीट नहीं किया है। शिमो का कंट्रोल उसके पास था, इसलिए एप की स्पीशीज उससे डरती थी, वरना स्कार किंग ना तो शिमो को मार सकता था और ना ही कॉन्ग या फिर गॉडजिला को। तो अब कंक्लूजन पर आए तो फाइट मेका गॉडजिला की तरफ कम्प्लीटली वन साइडेड है। वो डेंजरस वेपन कैरी करता है, उसके पास साइज एडवांटेज है और वो एक मशीन है, कोई टाइटन नहीं जो स्कार किंग के व्हिप्लैश से डर जाएगा। इसलिए जब ये दोनों फाइट करेंगे तब मेका गॉडजिला बड़ी जल्दी और आसानी से विनर बन जाएगा। रोडैन वर्सेस रैग्नारोक फायर ड्रैगन। अब फायर ड्रैगन को हमने थॉर रैग्नारोक में देखा था जब थॉर सर्टर का मुकुट लेकर रियरम से भाग रहा था, और रोडैन आखिरी बार देखा था किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में, जहाँ वो कुछ ह्यूमंस को मार देता है और फिर किंग गिडोरा से भी फाइट करता है। अब जब बात आती है इनके साइज की तो रोडैन ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर है क्योंकि इसकी हाइट 154 फीट है और अगर ये अपने विंग्स को खोल ले तो हॉरिजॉन्टली 871 फीट बड़ा बन जाता है। लेकिन रैग्नारोक वाले ड्रैगन की हाइट सिर्फ 90 फीट देखने मिलती है, इसलिए जब इनकी फाइट होगी तब साइज का एडवांटेज रोडैन को मिलेगा। पर इन दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों को डीमन नाम से कॉल आउट किया जाता है और साथ में इन दोनों के पास फायर बेस्ड पावर्स भी है। बस फर्क इतना है कि रोडैन अपने मुंह से फायर प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, पर ये ड्रैगन बहुत ज्यादा अमाउंट में अपने मुंह से फायर फेंक सकता है। लेकिन ये आग वाली एबिलिटी रोडैन के सामने किसी काम की नहीं है क्योंकि रोडैन हजारों साल से हाइबरनेट कर रहा था लावा में, तो फायर बेस्ड अटैक से तो उसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अब अगर बात करें कंक्लूजन की तो रोडैन इस बैटल में विनर बन जाएगा क्योंकि इसके पास साइज एडवांटेज है, वो मॉन्स्टरवर्स के एग्रेसिव मॉन्स्टर में से एक है और ड्रैगन की आग से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए रोडैन यहाँ पर विनर बन जाएगा। ओके, सो अराउंड 2 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैं 30 डेज चैलेंज करने वाला था एंजल फाउंडेशन के लिए, लेकिन फिर कुछ हमारी कम्युनिटी के यूट्यूबर्स की वजह से मैंने 1 महीने के लिए वीडियो अपलोड करना बंद कर दी थी। लेकिन फिर इस गैप में मैंने एंजल फाउंडेशन के साथ मिलकर काफी सारे बर्ड्स की हेल्प भी की और इस बीच में चैरिटी वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब मैं अनाउंस करता हूँ कि मैं 30 डेज चैलेंज फिर से शुरू करता हूँ और ये उस चैलेंज की सेकंड वीडियो थी। और आप में से भी काफी ज्यादा सुपर फैंस ने कमेंट किए इंस्टाग्राम पर मेरे प्राइवेट अकाउंट को ढूंढकर मैसेज किया है कि आप डोनेशन देना चाहते हो, इसलिए आपके कहने पर मैं अपना QR कोड और डिस्क्रिप्शन में UPI ID दे रहा हूँ। अगर आप सच में हेल्प करना चाहते हो तो वहां जाकर कर सकते हो। और आज की वीडियो में इतना ही था, तो मैं मिलता हूँ अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।